नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा, कांग्रेस और बसपा को परिवारवाद वाली पार्टी बताते हुए भाजपा को कार्यकर्ता की पार्टी बताया। कानपुर के घाटमपुर में उपचुनाव में जनसभा में उन्होंने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस ने देश और पार्टी को परिवार तक सीमित रखा है और परिवार के बाहर जाने की वो सोच नहीं रखते हैं, लेकिन भाजपा के लिए 24 करोड़ की जनता परिवार है और जनता के हितों के लिए हम संकल्पित हैं। भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है और घाटमपुर से ऐसे ही कार्यकर्ता को मैदान में उतारा गया है। ये सिर्फ भाजपा में ही संभव है। कैप्टन सुखवासी सिंह जनता डिग्री कॉलेज मैदान में घाटमपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र पासवान के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में भाजपा पर विश्वास करते हुए कमला रानी वरुण को अपना विधायक चुनकर मंत्री बनाया। कोरोना काल में उनका दुखद निधन हुआ। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, जिसका उपाय केवल सावधानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेश को दोहराया, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको भी बताया और कोविड गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध जनता से किया है। निर्माण श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ते की घोषणा, ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायी, कुल्ली, पल्लेदार, इन सबको भरण पोषण भत्ता, जनधन अकाउंट धारी महिलाओं को कोरोना कालखंड में 500 रुपए की अतिरिक्त धनराशि उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में सीधे धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को उनकी पेंशन को अग्रिम उनके अकाउंट में देकर के राहत देने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य की है। हमने कोरोना में जनता की जान को भी बचाने का कार्य किया है और साथ साथ जहान को भी बचाने का काम किया। सारे कार्य फिर से प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्य इस रूप में जनता के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर हाल में खुशहाली होनी चाहिए और उसी खुशहाली के लिए भाइयों बहनों हम सब आपके बीच आए हैं। हम लोग तो चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी हर एक नागरिक को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो, क्योंकि ये विकास की प्राथमिक आवश्यकता है और इसी के लिए तो घाटमपुर में एक पावर स्टेशन भी स्थापित हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है, ये बिजली के लिए हमारी निर्भरता किसी अन्य पे नहीं होगी। यहां की बिजली की आवश्यकता घाटमपुर के लोगों को घाटमपुर से ही प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने इसका शिलान्यास भी करा दिया है। विकास कैसे होता है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, करके दिखाने की आवश्यकता है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण निरंतर इसी कार्य के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं और आज वह स्पष्ट दिखाई देता है। उसके लिए भाइयों बहनों हमें सपा, बसपा और कांग्रेस के उस संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, जहां पर विकास का मतलब एक परिवार और एक जाति तक सीमित होकर के वो रह जाता था। हमने तो कहा सबका साथ और सबके विकास की बात, तो सबका साथ और सबके विकास की बात हमारी यहां होती है। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर वोट मांगने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी कहा कि पिछले 3.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम ने यह भी कहा कि हर वर्ग को उनकी सरकार ने नौकरी दी है, यही नहीं किसी भी नौकरी में रिश्वत भी नहीं देनी पड़ी है। बांगरमऊ विधानसभा शांति मिल मैदान पर जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत माता जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ भाषण की शुरुआत की। सीएम ने यहां पे भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने कहा कि पहले 100 रुपए में 90 रुपए चाटुकार और बिचौलिए खाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा पैसा गरीबों के खाते में पहुंच रहा है। हमने नौकरी देते समय जाति मजहब नहीं देखा, यूपी की जनता ही हमारा परिवार है।
उधर उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें से एक कानपुर की घाटमपुर सीट है। सीएम की रैली के बाद यहां पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। यहां की आबो हवा में चुनावी माहौल का असर दिखने लगा है और जनता की समस्याओं और उनकी क्या मांग है, इसको जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। उत्तर प्रदेश में 7 जगह उपचुनाव होना तय है, जिसको लेके उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। हम आपको बता दें कानपुर भी उसमें शामिल है। कानपुर की घाटमपुर विधानसभा में जो कैबिनेट मंत्री थी कमला रानी वरुण, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से इस सीट में भी उपचुनाव तय था, जिसको लेके आज खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कानपुर में घाटमपुर विधानसभा में एक रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे, चर्चा में जानेंगे आखिर क्या रुझान है। यहाँ हम इस समय एक चाय के होटल में खड़े हैं। हम उनसे एक चुनावी चर्चा करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं किस तरीके का रुझान है और क्या किसका परिणाम आने की आशंका है। यहाँ के लोग जो यहाँ के मतदाता हैं, यहाँ के वोटर हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा रमेश चंद नाम है। रमेश चंद जी, चुनाव है घाटमपुर विधानसभा में जी, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? यहाँ पे साहब जीतने का दूसरे कमल है, मगर उनके पीछे का हैगा कांग्रेस। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ फाइट है। फाइट ये है कि यहाँ की लोकल के हैं और सचान है, मगर कम संख्या हो गए, इसलिए उनको जो है वोट मिलने का सचान और जात पात का हो सकता है। आप देख सकते हैं कि जातवाद एक बड़ा मुद्दा है, जो अभी दादा भी ये बात कह रहे हैं। यहाँ जो कुर्मी वोट है वो सबसे ज़्यादा है, जिसको लेके जो कुर्मी बाहुल सीट भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप तिवारी। संदीप जी, कौन जीत रहा क्या लगता है? कहना तो थोड़ा मुश्किल है, कौन जीत रहा कौन हार रहा है, लेकिन फिलहाल इस गवर्नमेंट से लोग असंतुष्ट हैं। अब देखो उस दिन तक क्या होता है। टक्कर किसके बीच में? लड़ाई तो आप मान के चलो कि लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी कांग्रेस की। बीजेपी कांग्रेस की। हाँ, और भी युवा वर्ग हमारे साथ है, ये युवा हैं, ये वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार किसके बीच टक्कर है? टक्कर सपा और बीजेपी के बीच है, सामने सीधी सीधी टक्कर है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है किसकी सरकार बनेगी, लोग सरकार और जैसा विकास होगा वैसे वोट डालेंगे। कोई योजना नहीं और वैसे भी आप क्या कहना चाहोगे? यही कहेंगे जो हमारे चाचा जी ने कहा है, ये बात सच है। ये बीजेपी और सपा में ही टक्कर है। अब आप आगे चल के देखिए कौन किसकी सीट निकलती है, कौन जीतता है। मेरा कहना यही है सर कि जहाँ तक ये सपा पार्टी जीत लेगी। कहीं ना कहीं लोग दावेदारी बहुत सी कर रहे हैं। जो बात है यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की बात आ रही है सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र पासवान दावेदारी खोले हुए हैं। लेकिन एक बड़ी बात है, जो कमला रानी वरुण थी, उनके निधन के बाद से उनके परिवार को परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया गया, जिससे लोग असंतुष्ट हैं। जो उनका खेमा है वो एक नाराजगी, एक बड़ा इस विधानसभा का मामला मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा जो सपा से हैं इंद्रजीत कोरी, वो भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। और कांग्रेस से डॉक्टर कुलदीप संखवार, वो भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं। अब 3 नवंबर का इंतजार है, जिस दिन घाटमपुर विधानसभा में वोट किया जाएगा। जनता अपना वोट देगी और वोट की चोट से ये पता चलेगा कि आखिर विजेता कौन होता है। कैमरा पर्सन रवि के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर। तो बांगरमऊ विधानसभा चुनाव में एक और जहां बीजेपी के लिए नाक बचाने का यह चुनाव है, तो वहीं दूसरी ओर सपा के लिए खोई साख पाने का जरिया भी है। अब उन्नाव जिले में बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। अपने दल के प्रत्याशी को जिताने के लिए राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सांसद साक्षी महाराज के बयान के बाद यहां का सियासी पारा और चढ़ गया है। अब देखना यह है कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है। इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो से इसका जायजा लिया है। बांगरमऊ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने और ये सीट इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि बीजेपी यहाँ पर पिछले 50 सालों में पहली बार यहाँ से जीतकर कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ से विधायक बने थे। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस पर चर्चा करेंगे। बांगरमऊ के चुनाव पर चुनावी चौपाल में पहुंचा है, इंडिया न्यूज़ की चुनावी चौपाल है ये, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग, यहीं के जो लोग हैं रहने वाले, वो मौजूद हैं। और इंडिया न्यूज़ बात करेगा यहाँ के लोगों से कि क्या कहता है बांगरमऊ सीट का हाल। सर, क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, ये बताइए कि किस तरीके से अब यहाँ पे बांगरमऊ चुनाव हो रहे हैं, तो क्या कौन कौन से मुख्य
विकास के मुद्दे हैं जिन पर काम कर रहे हैं और आप विकास कहते हैं मुद्दे भी है, क्या जब से यह सरकार बनी तब से कुछ कार्य नहीं हुआ। गेहूं सस्ता, चावल सस्ता, हर चीज़ उनकी बनियन पास जो चीज़ है वो महंगाई है। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि हमने काम किया है। काम किया हमरे वहाँ, बताओ क्या काम किया? कहीं काम नहीं किए बीजेपी वाले ने। सेंगर जिता भेजा, हमने जिता करके उनको भेजा, वो बेकार निकल गए। तो यहाँ पे इनका कहना है कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहता है बांगरमऊ का वोटर? बांगरमऊ का वोटर विकास चाहता है, विकास चाहता है। और ये बीजेपी सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है, इसने कुछ नहीं किया। ये शगुफेबाजी है और विकास के नाम पर और अच्छे दिन के नाम पर वोट बटोरे, लेकिन ये बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। आज किसान का ये हाल है कि गेहूं मक्का बिल्कुल टका पसीरी हो गया है। हम लोग अपना खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो पैदा किए, गेहूं ले गए या मकाई ले गए, वो आज कोई भाव नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने सगुफेबाजी की। बीजेपी कह रही है कि उन्होंने तो अपराध पर नियंत्रण किया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की, उन्होंने किसानों के हित की बात की, अन्ना मवेशियों पर बात की, गौशालाएं बनवाई। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सगुफेबाजी कर रही है? बीजेपी ने अन्ना गौशालाएं बनवा, लेकिन सारे इतने छोड़ दिए गए हैं, छुट्टा सांड घूम रहे हैं कि जितनी भी खेती बोई जा रही है वो सब वही चढ़ जाते हैं। और रही विकास की बात, या बीजेपी विकास की बात करते हैं, इसे मुद्दे उठाते हैं। क्या मुद्दा नजर आ रहा? आप एक मुद्दा बता दें। हम माननीय योगी महाराज इससे पहले आए थे हमारे यहाँ बांगरमऊ में, तो जो चीज़ समाजवादी पार्टी ने बनाई, जो चीज़ समाजवादी का कार्य पूरा हो चुका है, जैसे तहसील हो या आज स्कूल हो या जो भी सड़क है, जैसे हाईवे है, इसका लोकार्पण कर रहे हैं। आप बात योगी की करते, जब अभी पिछले दिनों में योगी आए थे, उन्होंने लोकार्पण किया, तो उसकी बात कर रहे हैं जी। क्या वो सब समाजवादी का काम था? सब समाजवादी। बीजेपी तो करी हमारा काम है। बीजेपी सिर्फ बातें बतौलेबाजी करती है। बीजेपी कहती कुछ और करती कुछ है। रही रक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, आप हाथरस ले लीजिए, आप उन्नाव ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, महिलाएं सुरक्षित। यहाँ पर इनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ सगुफेबाजी और बतौलेबाजी कर रही। एक यंगस्टर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या चाहते हैं कि किस तरीके का आपका प्रत्याशी हो और किस तरीके के विकास कार्य हो, जो कौन से विकास के मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए? देखिए, विकास की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, हम सभी को एक ऐसा नेता चाहिए जो समाज का पूर्ण रूप से विकास करे। हाँ, जो समाज का पूर्ण रूप से विकास करे। और रही बात जो अभी भाई साहब ने की किसानी की कि दाम सस्ते हो रहे हैं, तो देखिए ये कोरोना काल चल रहा है, तो हम सभी को पता है। तो अभी इस दौरान शायद चीज़ें सस्ती इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। तो ये हम सब जानते हैं कि इस महामारी में सभी को लॉस हुआ है। कौन सा प्रत्याशी जो है जो आपको पसंद है, जो आपके यहाँ क्षेत्र में विधायक बनेगा और काम करेगा? कौन सा प्रत्याशी पसंद? जी, जैसा कि हम कह सकते हैं कि श्रीकांत कटियार ही हैं जो हमारे यहाँ की विधानसभा का विकास कर सकते हैं। और जो भी काम है यहाँ पे जो अधूरे छूट गए हैं, जो हमारे विधायक जी थे इससे पहले, वो कुछ कारणों की वजह से, या फिर अब हम खुलकर नहीं कह सकते। जाति समीकरण जो कहते हैं, 3 बैकवर्ड कास्ट के लोग प्रत्याशी बने हैं, चाहे वो बसपा, सपा और भाजपा के। ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस है। तो ऐसे में यहाँ पे जो बैकवर्ड वोट है वो बढ़ रहा है, तो भाई आप कैसे बीजेपी को यहाँ पे जिताने की बात करें? देखिए, अभी सरकार बनेगी तो सिर्फ यहाँ पे जो भी सारे अभी नहीं बनी, जो भी बिल्कुल। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो समीकरण हैं वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जाति समीकरणों के आधार पे यहाँ पे टिकट का बंटवारा किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर जी, ये बताइए, क्या लगता है जो जाति समीकरण हैं बांगरमऊ के, वो क्या बोलते हैं? जाति समीकरण हमारे बांगरमऊ विधानसभा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वोट अल्पसंख्यक क्या है। अल्पसंख्यक वोट को समाजवादी पार्टी ने अनदेखा किया है, ये इसके लिए नुकसानदेह है। और जो भी बैकवर्ड के 3 प्रत्याशी हमारी विधानसभा उतारे गए हैं, तो जाति समीकरण लेकर विकास को लेकर, प्लस यहाँ क्षेत्रीय किसान जो त्राहिमाम कर रहा है, इन सब लोगों को लेकर के कई सारे मुद्दे हैं, जिसको जो भी प्रत्याशी लेके आगे बढ़ेगा, विकास की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, जनता की बात करेगा, जनता हित के लिए बात करेगा, क्षेत्रीय बात करेगा, हम सब लोग उसी को जिताने का काम करेंगे। अभी फिलहाल 1 नंबर 2 नंबर पे किसकी पोजीशन चल रही है? आप जनता किसको देख रही है अभी 1 नंबर 2 नंबर पे? 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से तो अब उपचुनाव है ये, और उपचुनाव में एक लोगों की मानसिकता होती है कि जो भी लड़ेगा गवर्नमेंट से ही लड़ेगा। तो हमारी नज़रों में जो भी व्यक्ति लड़ेगा वो गवर्नमेंट क्या बीजेपी से ही लड़ेगा। लेकिन इनका कहना है कि जो भी चुनाव होगा वो बीजेपी
में होगा, क्योंकि जो भी प्रत्याशी लड़ाई करेगा, जो भी पार्टी लड़ाई करेगी वो बीजेपी से करेगी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, ये बताइए कौन कौन से विकास कार्य होने हैं जो आपके यहाँ होने चाहिए और वो बहुत ज़रूरी हैं जनता के लिए? अरे हमारे हिसाब से विकास कार्य तो यही है कि गरीबों का जो अनाज है, गेहूं है, जैसे मक्का है, धान है, जो अच्छे दाम में लिया जाए। अब हम लोग बेचने जाते हैं तो मान लो 9 रुपये किलो मक्का बिकती है, तो अगर दवा का रुपये नहीं निकल पाता है तो हम यही चाहते हैं कि उसको कम से कम 2000-1500 में बिकना चाहिए मक्का। बिल्कुल, अनाज जो किसानों की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, जो कि उनकी मेहनत होती है, उसको लेकर होता है, तो उस पर भी यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो प्रत्याशी जीते वो किसानों की बात करे। क्या नाम है आपका? कमलेश कुशवाहा। कमलेश जी, ये बताइए कौन सा प्रत्याशी यहाँ पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है और आपकी नज़र में कौन सा प्रत्याशी बहुत अच्छा है? वैसे हमारी बांगड़ों विधानसभा में जो देखा जाए तो अभी तो उम्मीद सपा का लग रहा है, अब उसके बाद में क्या होता है ये तो। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अच्छा चुनाव लड़ रहा है यहाँ पर, बीजेपी से अच्छा लड़ रहा है कि 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी है और 2 नंबर पे बीजेपी है? ऐसा तो अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, लेकिन नहीं, आप यहाँ के वोटर हैं ना? जी हाँ। आपको तो लग रहा होगा, आप कई चुनाव देख चुके हैं, इस बार का भी चुनाव देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? हमें 1 नंबर पे सपा 1 नंबर पे। जी। अखिलेश यादव निकलेंगे यहाँ से? हाँ। बिल्कुल, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है कैसे यहाँ पे जो जाति समीकरण हैं उनके आधार पे कौन सीट निकल रही है, किसकी सीट निकलेगी? ये कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन निकलेगा, लेकिन इस समय मौजूदा टक्कर किसके बीच में होगी? टक्कर भाजपा और सपा के बीच में होगी। कांग्रेस में नहीं होगी? कांग्रेस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा और सपा में टक्कर होगी। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि भाजपा सपा में टक्कर होगी और यहाँ पे साफ तौर पे जो ये लोग हैं ये यहीं के रहने वाले लोग हैं और इनका कहना है कि जो भी चुनाव लड़ेगा, जो भी प्रत्याशी लड़े, वो हमारे यहाँ विकास कार्य करे, हम लोगों के हितों को ध्यान में रख के यहाँ पे विकास कराए। और साथ ही हमारे साथ एक और मौजूद हैं। सर, क्या नाम है? अविरल सिंह गौर। अविरल जी, बताइए किसके बीच में चुनाव है, आप किसको देख रहे हैं? जय श्रीकांत तय श्रीकांत, बस और कुछ नहीं। जय श्रीकांत तय श्रीकांत, वाह, ये तो नारा निकाल दिया इन्होंने, जय श्रीकांत तय श्रीकांत। और यहाँ पे बीजेपी और सपा में टक्कर मानी जा रही है। जो इंडिया न्यूज़ की चुनावी चौपाल है वहाँ पर लोगों ने बताया कि जो भी लड़ेगा वो बीजेपी और सपा में लड़ेगा, बाकी कोई भी तीसरे नंबर चौथे नंबर की लड़ाई में आगे आ सकता है। और 10 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा कि किसके सिर पर सेहरा सजेगा। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो जौनपुर की मल्हनी विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। सभी राजनीतिक दल इस सीट पर कब्जा करने में लगे हैं। भाजपा ने मनोज सिंह को, तो सपा ने लकी यादव को, तो फिर वहीं कांग्रेस ने राकेश मिश्रा और बसपा ने जेपी दुबे को प्रत्याशी बनाया है। अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी मैदान में हैं। इस सीट पर मात्र एक बार जनसंघ का परचम लहराया है, उसके बाद से भाजपा के लिए इस विधानसभा की मिट्टी रेतीली ही साबित हुई है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मिट्टी को उपजाऊ बनाकर कमल खिलाने में लगा है। चुनाव से पहले लोगों के मिजाज को जानने की कोशिश इंडिया न्यूज़ संवाददाता ने चुनावी चौपाल में की है। इस वक्त हम मौजूद हैं मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में और आपको बता दें कि यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है। 3 नवंबर को चुनाव होगा। हम मल्हनी की जनता से ही बात करेंगे कि आखिर मल्हनी की जनता जो है वो क्या चाहती है, किसे अपना विधायक इस उपचुनाव में चुनना चाहती है। जी, आप बताइए कैसा विधायक चाहते हैं इस बार आप? हम विधायक धनंजय सिंह जैसा चाहते हैं। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा काम सुनने वाले वही हैं। जहां कोई नहीं काम करता वहां वो आके काम करते हैं। सरकारी कोटा से पैसे आता है तो आता है, नहीं आता है तो अपने जेब से लगा के काम करवा देते हैं। जो उनसे डिमांड रखता है, हमें नलका चाहिए या हमें सड़क चाहिए, हमें जो चाहिए, वो 2 महीने 3 महीने के अंदर में वो सब उनका समस्या का समाधान निकाल देते हैं। बाकी हमें कोई नेता इतना सपोर्ट में नहीं दिखे जितना धनंजय भैया दिखे हैं। धनंजय सिंह आपके पसंद है, धनंजय सिंह निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में। आप बताइए भैया कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? कौन, सपा, भाजपा, कांग्रेस या फिर निर्दल? सपा। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्यों पसंद है आपको? क्यों जो है, इसके पहले पारसनाथ यादव यहाँ पे थे, जो उनके बेटे लकी यादव मैदान में हैं, क्या लगता है वो भी अपने पिता की तरह काम करेंगे? हाँ, वो भी अपने पिता की जैसे काम करेंगे। बिल्कुल। आप बताइए भैया आपको क्या लगता है, भाजपा का कमल इस बार खिलेगा कि नहीं खिलेगा? नहीं, इस बार धनंजय सिंह का गैस सिलेंडर खिलेगा। जितना काम धनंजय सिंह ने किया है उतना कोई सरकार ना कोई नेता किया है। जितने विद्युतीकरण, जितने सड़क उन्होंने बनवाई है अपने कोटा से या फिर
सरकारी कोटा से उतना कोई नहीं किया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि धनंजय सिंह। इसके पहले पारसनाथ यादव, क्या उन्होंने विकास का कार्य नहीं किया है? उन्होंने किया, लेकिन इनके जैसा नहीं किया, इनके जैसा नहीं किया। जैसे जनता के बीच जितना आदर सम्मान ये करते हैं उतना कोई नहीं किया, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जैसे हो, जितना उन्होंने किया उतना कोई नहीं किया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार धनंजय सिंह को जिताया जाए। यहाँ बिल्कुल आपको बता दें, कुछ लोग की पसंद निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह, यहाँ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए भैया, क्या लगता है इस बार कैसे प्रत्याशी को आप वोट करेंगे? हम तो युवा नेता लकी यादव को वोट करेंगे, क्योंकि वो युवा नेता है। हम जैसे लोग की सारी जितनी दुख दर्द है वो समझते हैं। हम लोग को रोड चाहिए, हम लोग को और कहता है आने जाने में बहुत समस्या होती है, रोड हम लोग की ख़राब है, हम लोग को घूम के जाना पड़ता है 2 किलोमीटर ज़्यादा। तो ये सब चीज़ हमारे साथ से वो समझ सकते हैं, युवा नेता हैं, और हम लोग की जितनी दुख है दर्द है वो सब समझेंगे वो। आप बताइए भैया, बीजेपी का कमल कभी यहाँ पे नहीं खिला है, और बीजेपी को आप देख भी रहे हैं, प्रदेश में सरकार भी है, क्या लगता है इस बार बीजेपी कमल खिलेगा? कोई किसी को भी बता नहीं सकता एकदम टोटल कि कौन खिलेगा कौन मुरझाएगा, लेकिन यहाँ के जितनी जनता है सब धनंजय सिंह के जिताएंगे खुल करके एकदम। लकी यादव पसंद नहीं है, सपा के हैं वो, पारसनाथ यादव जी। जब पारसनाथ यादव पहले से ही चले आ रहे हैं तो किसके द्वारे जीतने के बाद आए हैं, किस जनता से पूछे हैं? जो भी काम के लिए वहाँ उनके यहाँ गया है वो तुरंत कहते हैं कहाँ से आए हो, किस गांव से आए हो, कहाँ घर पड़ेगा, तो उन्हीं के लड़के ने हैं। बिल्कुल भैया, आप बताइए कांग्रेस की क्या लहर है? कांग्रेस आएगी नहीं मल्हनी में? कांग्रेस की लहर कुछ भी नहीं है। तो कौन लगता है इस बार कौन यहाँ से विधायक चुना जाएगा उस उपचुनाव में? दो में से एक ही, या तो लकी का है या तो धनंजय का हो। बीजेपी का कुछ नहीं है। जब बिल्कुल, तो आपको बता दें कि भाजपा ने मनोज सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी से पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव मैदान में हैं। हालांकि कुछ लोग की सहानुभूति उनके साथ इसलिए है क्योंकि पारसनाथ यादव यहाँ से विधायक थे, और निर्दल प्रत्याशी के रूप में धनंजय सिंह मैदान में हैं। कांग्रेस ने राकेश मिश्रा को और बसपा ने जेपी दुबे को मैदान में उतारा है। जहाँ तक अगर हम क्षेत्रीय जो जनता है उनकी बात करें तो आधे से ज़्यादा यहाँ के जो लोग हैं वो धनंजय सिंह को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह सपा के लकी यादव से सीधे लड़ाई में मल्हनी के इस उपचुनाव में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा का विधायक कौन बनेगा, किसके सर पे जीत का ताज बनेगा, ये 3 नवंबर को ही पता चलेगा। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। और चलिए इसी के साथ यूपी विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।